एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज हम लेके आए हैं आईएससी बेंगलोर के इंटरव्यू क्वेश्चंस। जो डिपार्टमेंट यहाँ रहेगा वो रहेगा आईपीसी, हमारा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो इंटरव्यू से एक दिन पहले आपको वो एक चॉइस फॉर्म देते हैं जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड थियोरेटिकल। और इसमें आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भरना होता है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। एंड देन इंटरव्यू जब आपसे स्टार्ट होता है तो वो तब आपसे एक बार दोबारा पूछते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में करना चाहते हो। जैसे लाइक मैंने कहा था इनऑर्गेनिक, देन देवर लाइक कि फिजिकल में भी करने में कंफर्टेबल हो आप, तो मैंने मना कर दिया था उन्हें। तो देन देवर लाइक कि टेल एनी 2 टॉपिक्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस पे आप इंटरव्यू देना चाहोगे। तो 2 टॉपिक्स मैंने जो दिए थे दैट वाज कोऑर्डिनेशन एंड बायो इनऑर्गेनिक। पर्सनली आई फील कि अगर आपने बायो इनऑर्गेनिक किसी स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ा है ना तो आप बायो इनऑर्गेनिक मत बोलना। आई थिंक ये मुझे अपनी भी गलती फील होती है, क्योंकि जो हम नेट में बायो इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं वो है सिर्फ फैक्ट्स, और उनके पीछे का जो रीज़न है वो हमें नहीं पता है जब तक हमने कभी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है। तो बायो इनऑर्गेनिक आप लोग तभी बोलना अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट कम्स इन योर माइंड बाय द वर्ड डिस्टोर्शंस इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर मैंने दिया था दैट वाज जेटीडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन जेटीडी एंड इट्स टाइप्स। तो इसका आंसर होता है कि इफ़ ईडी स्टेट प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबल होती है और उसको रिमूव करने के लिए डिस्टोर्शंस होते हैं जिन्हें हम जॉन टेलर्स डिस्टोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ईडी स्टेट क्या है। तो ईडी स्टेट इज हमारा लाइक यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड है P1 तो हमें नहीं पता कि ये P1 PX में है, 1 इलेक्ट्रॉन PY में है या PZ में है। तो हमें नहीं पता कि किस में है, तो मतलब ये सारी इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट हैं। अब अगर सब सिमेट्रिकली फील्ड है लाइक इन P3 तो हमें पता है एक PX में है, एक PY में है और एक PZ में है। तो हमें पता है ये नॉन डीजेनरेट स्टेट्स हो गई, क्योंकि हमें पता है कि एक एक हम नहीं कह, हमें ये ऐसा थोड़ा ना कि PX में भी हो सकती है, PY में भी हो सकती है, PZ में। हमें पता है कि ये सिर्फ एक PX में, एक PY में और एक PZ में है। तो इन शॉर्ट अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड हो तो ईडी स्टेट है, और सिमेट्रिकली फील्ड हो तो नॉन ईडी स्टेट है, मतलब इसमें जेटीडी है और इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनका था कि हाँ टाइप्स, तो टाइप्स में मैंने कहा था जेड आउट, जेड इन एंड एक्स वाई जेड डिस्टोर्शन। तो उन्होंने कहा था ये एक्स वाई जेड डिस्टोर्शन क्या होता है। तो इसका आंसर होता है कि जब तीनों डायरेक्शंस में अलग अलग लेवल का डिस्टोर्शन हो, एक्स में अलग हो, वाई में अलग हो और जेड में, जैसे इसमें एक सबसे कम एक्स में, फिर उसके बाद वाई में डिस्टोर्शन और सबसे ज़्यादा जेड में, तो तीनों में अलग अलग है एक्सिस के अराउंड। तो इसलिए इसको एक्स वाई जेड डिस्टोर्शन कहते हैं, और ये इसका एक एग्जाम्पल है MnF6 3-। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विल CuH2O6 2+ हैव JTD। तो हाँ हमें दिख रहा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D9। तो D9 में हमारा Eg अनसिमेट्रिकल होता है, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन DZ² में हो सकता है या फिर ये इलेक्ट्रॉन हमारा हो सकता है दूसरे वाला DX² - Y² में। पर जो हमारा जो मेजर यहाँ पे बनता है वो जेड आउट बनता है। जब हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या कुछ भी देखते हैं तो हमें पता है अगर ईजी अनसिमेट्रिकल हो तो हमारा जो मेजर बनता है वो जेड आउट बनता है ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि इसका एक स्प्लिटिंग डायग्राम बना के दिखाओ। तो क्या होता है कि अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स हैं तो इसमें जो एक्स वाले लिगेंड्स हैं वो मेटल के एक्स वाई डायरेक्शन में पास हैं। तो जो मेटल के ऑर्बिटल हैं और लिगेंड के ऑर्बिटल हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी, और अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिपल्जन से एनर्जी इंक्रीज होती है। तो DX² - Y² की एनर्जी ज़्यादा हो गई और DXY की एनर्जी ज़्यादा हो गई, और Z हमारे दूर हैं तो इनमें रिपल्शन कम है, मतलब स्टेबल ज़्यादा है, स्टेबल ज़्यादा है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है इनकी। तो DZ² नीचे हो गया और DXZ DYZ नीचे हो गया। तो ये हमारा जेड आउट होने के बाद स्प्लिटिंग डायग्राम बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ कैन वी नो दैट अ कॉम्प्लेक्स हैज़ विच डिस्टोर्शन एक्सपेरिमेंटली। तो जो हमारा जो JTD थ्योरम होता है ना वो हमें ये तो बता देते हैं कि डिस्टोर्शन होएगी,
पर वो हमें ये नहीं बताता था डिस्टोर्शन कौन सी होगी एक्चुअली। ये चीज़ें तो हम एक्सपेरिमेंट ही देखते हैं, तो या तो हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से देख सकते हैं और या हम ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ड्रॉ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ Cu2+ एंड टेल द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इन्वॉल्व। तो Cu2+ में हमारा D9 होता है, तो यहाँ पे D9 का फर्स्ट ऑर्गल डायग्राम होता है ये वाला, ये एक ट्रांजिशन होती है, पर फर्दर JTD होने की वजह से ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन होगी यहाँ से यहाँ, एक होगी यहाँ से यहाँ, और तीसरी होगी यहाँ से यहाँ। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हमारी 3 होती हैं, पर जो हमें बैंड दिखता है यहाँ पे, पीक दिखती है, वो एक ही दिखती है, क्योंकि फर्स्ट तो हमारी काफ़ी लो एनर्जी की होती है, ये फॉरवर्ड हो जाती है, और ये दोनों सिमिलर एनर्जी होने के कारण ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है इनकी। तो यहाँ पे एक पीक के साथ छोटा सा शोल्डर नज़र आता है, तो ये हमारा डायग्राम होगा। नेक्स्ट था, अब बायोऑर्गेनिक वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट था रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो रोल ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 टू द टिश्यूज। देन उन्होंने कहा था कि इफ़ हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट एंड O2 इज फ्लश्ड, विल योर बॉडी एबल टू ट्रांसपोर्ट इट? तो इट्स आंसर इज नो, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरियर होता है, और एक ऑक्सीजन कैरियर्स हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, क्योंकि जो सॉलिबिलिटी है ऑक्सीजन की वो वाटर में बहुत लो होती है और ब्लड में उससे 30 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्टेड होती है बाय दी ब्लड, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो एज ए ऑक्सीजन कैरियर काम करता है। और अगर ऑक्सीजन कैरियर नहीं होगा तो जो हमारे टिश्यूज़ है वहाँ तक ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, और ऑक्सीजन कम पहुँचेगी तो उस बंदे को हाइपोक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट वॉज कि सर ने पूछा था कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो मैंने कहा था सर एक तो हीम ग्रुप, जिसमें हमारा Fe+ पोर्फिरिन रिंग होती है, Fe2+ और पोर्फिरिन रिंग, और दूसरा हमारा होता है हमारा प्रोटीन चेन। तो सर ने कहा था अच्छा प्रोटीन चेन का क्या रोल होता है? तो प्रोटीन चेन का क्या रोल होता है कि जो यूजुअली जो ये फर्स्ट रिएक्शन होती है मेटलोपोरफायरिन प्लस O2 की, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, पर अगर प्रोटीन चेन नहीं होगी तो ये इरिवर्सिबली रिएक्ट करता है डाइऑक्सीजन के साथ, फॉर्मिंग म्यू पेरोक्सो डाइमर। तो यहाँ पे ये म्यू पेरोक्सो डाइमर बना देता है, और म्यू पेरोक्सो डाइमर फर्दर रिएक्ट करके म्यू ऑक्सो डाइमर बना देते हैं। दिस इज हेमेटिन, और हेमेटिन डाइऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, तो इस वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है। और फिर सर ने कहा था कोई और रीज़न, तो इसका एक और रीज़न होता है कि जो ये है ग्लोबिन, ये स्टेबलाइज करता है हीम O2 कॉम्प्लेक्स को, सो दैट ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ ऑफ हीम डज नॉट टेक प्लेस। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में होता है कि ऑक्सीडेशन क्यों नहीं करना चाहता Fe2+, क्योंकि ऑक्सीडेशन Fe2+ अगर Fe3+ में हो गया तो जो हमारा Fe2+ है वो तो पोर्फिरिन रिंग के साथ सॉफ्ट इंटरेक्शन सिम्बायोसिस के कारण सॉफ्ट की तरह बिहेव करता है और O2 से बाइंड कर लेता है, पर जो हमारा Fe3+ होता है वो एज अ हार्ड बिहेव करता है, और जो पोर्फायरिन रिंग है हमारी पोर्फिरिन रिंग वो सॉफ्ट होती है, तो ये सिम्बायोसिस से सॉफ्ट नहीं बन पाता, इसलिए ये फर्दर ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन ना हो। अब एक और रीज़न होता है, जो हमारे जो प्रोटीन चेन्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि लाइक अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक, और जो बाहर वाला पार्ट होता है वहाँ होते हैं पोलर रेसिड्यूज जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो जो अंदर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज हैं वो नॉन पोलर पॉकेट प्रोवाइड करते हैं हीम को, एक नॉन हाइड्रोफोबिक पॉकेट में होता है हमारा हीम। तो उससे अब क्या होगा, क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमें वाटर ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, पर जो हमारा जो हीम ग्रुप है, हीम पॉकेट है, वो तो हाइड्रोकार्बन वाले उसमें है, तो इस तरीके से वो एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट एक्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर रखता है, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। और दूसरा है कि जो हमारा म्यू ऑक्सोडाइमर है उसको वो स्टेरिकली अनफेवरेबल बना देते हैं, क्योंकि लार्ज नॉन पोलर चेन्स हैं हमारी, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो उसको अनस्टेबल बना देती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डज O2 बाइंड इन इट? तो इट बाइंड्स इन सुपर ऑक्साइड स्टेट इन बेंट फोम। देन उन्होंने पूछा था वाई इन बेंट फोम?
तो इट इज़ बिकॉज देर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एन इमिडाजोल ऑफ NH ऑफ डिस्टल हिस्टिडीन एंड द बाउंड O2, तो इसकी वजह से ये बेंट होता है। नेक्स्ट था विच हैज़ हायर बाइंडिंग कैपेसिटी, CO और डाईऑक्सीजन। तो इसका CO का होता है क्योंकि ये एक बेटर पाई रिसेप्टर होता है इन कंपैरिजन टू डाईऑक्सीजन। देन नेक्स्ट था कि हाउ CO बाइंड्स, तो CO बाइंड्स इन लीनियर फॉर्म क्योंकि उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल पाती है। तो फिर सर ने पूछा था इफ CO इज मोर स्ट्रॉन्ग देन डाईऑक्सीजन देन वाई डाईऑक्सीजन बाइंड्स इन आवर बॉडी। तो इन आवर बॉडी CO इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, और जो हमारा CO होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। एज हमारी बॉडी में CO की अमाउंट वेरी लेस है, तो इसलिए ऑक्सीजन उसको डिस्प्लेस कर सकता है आसानी से, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम ब्रीदिंग करते ही रहते हैं। बट हमने देखा होगा आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो भी CO की एक्सपोजर ज़्यादा क्वांटिटीज़ बढ़ रही है, इसलिए लोगों को CO पॉइजनिंग होने लगी है, डिसीजेज होने लगी है, सांस लेने में दिक्कत। तो यही है, क्योंकि अगर लार्जर क्वांटिटीज़ में CO प्रोड्यूस हो जाती हैं तो इवन स्मॉल एक्सपोजर कैन लीड टू CO पॉइजनिंग इन बॉडी। और फिर जैसे जैसे जितना ज़्यादा CO बाइंड करता रहता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से सेम ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नहीं उन्होंने कहा था थोड़ा सा आपसे फिजिकल से पूछ लें तो आप कंफर्टेबल हो, तो बस लाइक ओके सर नो प्रॉब्लम। तो फिर उन्होंने कहा था कि FeCO5 का स्ट्रक्चर बनाओ। तो FeCO5 में क्या होता है कि जो हमारे एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं और इक्वेटोरियल बड़े होते हैं। इसका मैं आपको एक रिसर्च पेपर का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सियल छोटे होते हैं। और इसका फिर पॉइंट ग्रुप क्या होएगा, D3H, एक C3 होएगी जो यहाँ से पास होएगी, CO FeCO, इधर से C3 पास होएगी एक, देन हमारे C2, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, और एक C2 यहाँ से, और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे सिग्मा V भी होंगे, और सिग्मा H होगा वो यहाँ से पास करेगा, जो कंटेन करेगा एक Fe और ये 3 CO को, और फिर इस CO की मिरर में जिस CO में आ जाएगी तो D3H पॉइंट ग्रुप होता है। नेक्स्ट था नंबर ऑफ IR बैंड्स इन इन FeCO5। तो इन गैशियस फेज IR बैंड्स यहाँ पे 2 होते हैं, और इसमें अगर लिक्विड फेज में अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग बैंड्स होते हैं, BPR का रोल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इसका भी एक रिसर्च पेपर में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ बेंडिंग मोड्स इन CO2। तो CO2 में 2 बेंडिंग मोड्स होते हैं, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। आई थिंक ये तो आप सबको ही पता होगा। तो बस दीज वर द क्वेश्चंस, इतना ही था। तो आई होप आप सबको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक पॉइंट नोट किया मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं कि आप ग्रुप थ्योरी को बोलो या ना बोलो, पर पॉइंट ग्रुप से क्वेश्चन हमेशा मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आई थिंक आपको पॉइंट ग्रुप तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए किसी भी इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल बना रहे हैं और वो बेशक कोऑर्डिनेशन का या OMC का, वो उस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप तो आपसे पूछ ही सकते हैं, राइट। तो ये मेरा एक टिप है कि आप पॉइंट ग्रुप तो अच्छे से करके ही जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कभी। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर कोई कमी है तो लाइक कमेंट करो, बताओ हमें। चलो टिल देन कीप लर्निंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।